पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस विनियमन को करने का अधिकार है? भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय ग्रामीण बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में माइक्रो फाइनेंस विनियमित करने का किसके पास अधिकार है? तो वो अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हिंटर यंग कमीशन द्वारा, कौन सा कमीशन था? तो वो कमीशन था हिंटर यंग कमीशन के द्वारा आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई की जो स्थापना डेट है वो कौन सी है? वो है 1 अप्रैल 1935। और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। आरबीआई बैंक को राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? तो आरबीआई बैंक को जो राष्ट्रीयकृत किया गया था वो 1 अप्रैल 1949 को आरबीआई बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया था। वर्तमान समय में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। कौन है वर्तमान समय में जो आरबीआई के गवर्नर हैं? वो शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये सीरीज आप लोगों की एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि ये वीडियो 5th वीडियो है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखें। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और इस सीरीज के साथ डेफिनेटली आप लोग जरूर जुड़ें। इस सीरीज से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है एग्जाम में जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। एक प्रश्न भी पूछा है आपके लिए लास्ट में, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। और इन प्रश्नों का ऑनलाइन आप लोग लाइव क्लास में भी रिप्लाई देते रहे कि कौन सा आंसर होगा, हम आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई करेंगे। तो प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? चंद्रगुप्त, बृहद्रथ, बिंदुसार, अशोक। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था वो कौन था? तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है। और मौर्य साम्राज्य के जो शासनकाल था वो कितना था? आप लोग भी हमें कमेंट में बताते रहें। जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दिया करें लाइव में। तो मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कितना था? तो वो था 322 बीसी से 298 बीसी तक मौर्य काल का शासन था। मौर्य काल में एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर राजा हुआ जिसका नाम था अशोक। अशोक का शासनकाल कितना था? तो अशोक का शासनकाल था 269 बीसी से 235 बीसी तक। अशोक के शासनकाल में अंतिम युद्ध उसने लड़ा था वो कौन सा युद्ध था? तो वो था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध अशोक के शासनकाल का आखिरी युद्ध था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? 26 जनवरी 1948, 28 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952 और 26 जनवरी 1950। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। सर्वोच्च न्यायालय जो कि आर्टिकल 124 के तहत आता है। कौन सा? आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय। और वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो कौन है? तो वो है डी वाई चंद्रचूड़। कौन है वो? डी वाई चंद्रचूड़ वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। और सर्वोच्च न्यायालय की बात आई है तो हाई कोर्ट का भी आर्टिकल देख लेते हैं। हाई कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है? तो हाई कोर्ट का आर्टिकल है 226। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल कौन सा है? वो है 124। और हाई कोर्ट का कौन सा है? वो है 226। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो कौन से भारतीय प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य जो कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा या सिफारिश के द्वारा मौलिक कर्तव्य
संविधान में संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। और ये कौन से आर्टिकल में है, तो इनका आर्टिकल है 51A। 51A में इनको जोड़ा गया था। कमेटी कौन सी थी, स्वर्ण सिंह समिति थी और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। संविधान संशोधन कौन सा था, तो वो 42वां संविधान संशोधन 1976 था। और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो वो 51A 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैक्सिको में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मैक्सिको में। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति के बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने पूरा डिटेल से हरित क्रांति के लिए बारे में बताया था। आप लोग भी हमें बताते जाएं कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। तब तक हम आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1950 से 1970 के बीच में विश्व भर में शुरुआत हुई थी। लेकिन भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान हुई थी। विश्व के हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, तो वो नॉर्मन बोरलॉग को। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। और नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था शांति के लिए। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अब देखते हैं प्रमुख क्रांतियां और उससे संबंधित उत्पादन। हरित क्रांति तो ये किससे संबंधित थी, तो ये थी खाद्यान्न उत्पादन से। किससे थी, ये थी खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। किससे थी ये, श्वेत क्रांति थी दुग्ध उत्पादन से। और लाल क्रांति किससे थी, लाल क्रांति संबंधित थी टमाटर और मांस उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे था, तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से था। किससे था, मछली उत्पादन से। और पीली क्रांति था तेल बीज से। किससे, तेल बीज से संबंधित थी पीली क्रांति। और जो गोल क्रांति थी वो गोल क्रांति किससे संबंधित थी, तो गोल क्रांति संबंधित थी आलू उत्पादन से। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मणिपुरी, उड़ीसी, कथकली और कथक। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा उड़ीसी। सोनल मानसिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य के लिए सम्मानित किया गया था। सोनल मानसिंह जो कि शास्त्रीय नृत्य में एक बहुत बड़ा नाम है, इनके बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं और एसएससी इनका नाम कई बार पूछ चुका है। सोनल मानसिंह जो कि शास्त्रीय नृत्यांगना है भरतनाट्यम और उड़ीसी की। किसकी है, भरतनाट्यम और उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से सोनल मानसिंह का संबंध है। सोनल मानसिंह इनका जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र राज्य से ये संबंधित है। सोनल मानसिंह को जो पुरस्कार सम्मानित मिले हैं 1992 में इनको पद्म भूषण मिला था। कौन सा मिला था, 1992 में इनको पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। और 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और ये पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला नृत्यांगना थी जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और सोनल मानसिंह को राज्यसभा सीट भी मिली थी, जिस 2018 में कला और संस्कृति के क्षेत्र में, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। तो सोनल मानसिंह 2018 में राज्यसभा भी गई कला और संस्कृति के क्षेत्र से। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है, भाभई, होजगिरी, जवारा, कुद। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कुद। कुद जो लोक नृत्य है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसका पहला लोक नृत्य होगा राउफ। कौन सा होगा, पहला लोक नृत्य है राउफ।
दूसरा है हिकात, हिकात, और तीसरा है हपीजा, हपीजा लोक नृत्य। ये 4 लोक नृत्य हैं जम्मू कश्मीर के जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है कुद, दूसरा है राउ, तीसरा है हिकात और चौथा है हपीजा। ये जम्मू कश्मीर के चारों लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 26 जनवरी 1948, 28 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो होगा 28 जनवरी 1950। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? जो 1950 में संविधान अपनाया गया था, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से क्या हिस्सा नहीं था उस वक्त मूल संविधान में? ये क्वेश्चन में पूछा है। तो मूल कर्तव्य, आपातकालीन प्रावधान, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मूल कर्तव्य। जो 1950 का मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं दिए गए थे, क्योंकि मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, इसलिए मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डैश मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ था? 1905 में, 1910 में, 1918 में और 1915 में। तो जो बस्तर विद्रोह हुआ था वो 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्री, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को, ऑयल इंडिया को। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अपनी सर्विस प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य 7 शुरू की गई थी? दूसरी, चौथी, पहली, आठवीं। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 1969 से 1974 तक का था। कौन सा था? 1969 से 1974 तक का। और 1974 जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो रुद्र एल्यूर मॉडल पर बेस थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का ही ऑब्जेक्टिव था गरीबी हटाओ, और चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो भारत में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय था 1951 से 1956, 1956 से 1961 और 1948 से 1953 और 1957 से 1962। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1956 से 1961। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय था। और पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वो 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सकेरनेई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। 8 और 10, 7, 8, 10, 15 या 9 से 13 दिन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो होगा 10 से 15 दिन। जो सेके नरोई नागालैंड का जो प्रमुख उत्सव है वो 10 से 15 दिन उत्सव मनाया जाता है, जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1943 में, 1934 में, 1928 में, 1927 में। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश मृदा कहा जाता है? मृणमय, जलीय, दोमटी और बालुई। तो इस मृदा को क्या कहा जाता है? आप लोग हमें आंसर जरूर बताते रहें कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मृणमय। मृणमय मृदा को अगर उसमें सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है तो उसको मृणमय मृदा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा
पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध कराई गई है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री इंडियन स्किल इंडिया मिशन के तहत और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10 रुपये से 10,000 रुपये तक के अधिक ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता धारकों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य की साक्षरता दर दूसरे नंबर पर है और जो पहले नंबर पर साक्षरता दर में है, सबसे कम साक्षरता दर में है, तो वो कौन सा स्टेट होगा? वो होगा बिहार। और जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो वो होगा केरल। 2011 की जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो वो होगा केरल। और सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो वो होगा इसमें बिहार। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस राज्य का है? तो उसका राइट ऑप्शन होगा लिंग अनुपात किस राज्य का सबसे ज़्यादा है? तो उसका क्या होगा? केरल। और सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हरियाणा। हरियाणा का सबसे कम लिंग अनुपात है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश कंडिका बाबूबुली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है? केरल, गोवा, महाराष्ट्र, मेघालय। ये किस राज्य का अनुष्ठान है? तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो केरल राज्य का ये अनुष्ठान है जिसमें पूर्वजों को खुश किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक थी, डैश का निर्माण किया गया था? 19वीं सदी में, 11वीं सदी में, 15वीं सदी में और 13वीं सदी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 11वीं सदी में। और ये राजा भोज के द्वारा भोपाल झील का निर्माण कराया गया था जो भुज ताल से भी प्रसिद्ध है। ये 11वीं सदी में इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएसएसआर और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कोलकाता। कोलकाता में ईडन गार्डन स्थापित है जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। और यहाँ पे कुछ प्रमुख क्रिकेट ग्राउंड देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। धर्मशाला, ये कहाँ पे है? धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड ये हिमाचल प्रदेश में है। बानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पे? ये मुंबई में है। और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पे? ये है अहमदाबाद, गुजरात में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसमें सबसे बढ़िया सुविधा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पे है? तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम ये दिल्ली में स्थित है। ये थे कुछ क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण मैदान जो एसएससी आपके एग्जाम में पूछ सकती है या पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना की राष्ट्रीय आय को उसकी डैश भाग कर दिया जाता है? ऋण से, जनसंख्या से, देयता से, परिसंपत्ति से। तो जनसंख्या से उस देश की राष्ट्रीय आय भाग कर दिया जाए तो उसकी प्रति व्यक्ति आय की गणना की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप जिसमें कि केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं किस मॉडल पर आधारित थी? कनाडाई मॉडल, जापान मॉडल, ब्रिटेन मॉडल और यूएस मॉडल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये कनाडाई मॉडल पर स्थापित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? केरोसिन में, दुग्ध में, चीनी के घोल में, पानी में। तो सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद होता है? रिक्तिका, डाईऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड, केंद्रिका और जीन। तो रिक्तिका ही केंद्रक में मौजूद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? 2.33 मीटर, 2.53 मीटर, 2.23 मीटर, 2.43 मीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 2.4 मीटर पुरुष
वॉलीबॉल टीम की जो नेट की ऊंचाई होती है पुरुषों में वो होती है 2.43 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी एक भूकंपीय तरंग का एक प्रकार है? बी तरंग, पी तरंग, डी तरंग और सी तरंग। तो उस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पी तरंग। पी तरंग एक भूकंपीय तरंग का प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पंडित बिरजू महाराज, महबूब सुभानी, कृष्णा एला और तिरुवेंद्रम कुपिया कल्याण सुंदरम। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने औद्योगिक श्रेणियों को वर्गीकृत किया था? 3, 1, 2, 4। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 3। जो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में आया था उसने उद्योग की जो श्रेणी थी उसको 3 श्रेणियों में रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? पारसमित्र शुंग और परममित्र शुंग और पुष्यमित्र शुंग, पशुपतिनाथ शुंग। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना APY भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो डैश श्रमिकों पर केंद्रित है? संगठित, असंगठित, जटिल और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा असंगठित क्षेत्र के लिए। जो अटल पेंशन योजना है वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, सागरमाला परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना और सेतु भारतम परियोजना। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना ये केंद्र सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है जो गैर प्रमुख बंदरगाह और तटीय सीमा और राज्य सड़क क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है। इसमें कि मैंने आपको ये सागरमाला परियोजना पूरा समझाया हुआ है, पूरा वीडियो, डिटेल्ड वीडियो डला है सागरमाला परियोजना के ऊपर। वो वीडियो आप लोग जरूर देखें। ये शुरुआती क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्रस्तावित है सागरमाला परियोजना। और ये धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों में ये कनेक्टिविटी की उच्चतम व्यवस्था से संबंधित है सागरमाला परियोजना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? 81.17%, 80.65%, 80.335%, 84.35% और 82.14%। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 82.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की ये साक्षरता दर थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? आर्म्स एक्ट 1988, आर्म एक्ट 1850, आर्म्स एक्ट 1878, आर्म्स एक्ट 1868। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आर्म्स एक्ट 1878। किस अधिनियम ने भारत में भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो जो आर्म्स एक्ट 1878 बनाया गया था उसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी और जो गैर भारतीय लोग थे उनको हथियार रखने की अनुमति दी गई थी आर्म्स एक्ट 1878 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारी बैंक राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है उद्योग, सहकारी समितियां, कंपनियां और अल्पसंख्यक। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सहकारी समितियों के द्वारा। भारत में सहकारी बैंक जो है वो राज्य में सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत ही पंजीकृत कराया जाता है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2020, 2018, 2014, 2019। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 2018। 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इसका पहला संस्करण जो था वो आयोजित कराया गया था। अगला प्रश्न है, डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के लिए उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए थे?
तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, 14 जनवरी 2014 से, 16 जनवरी 2014 से, 17 जनवरी 2017 से, 15 जनवरी 2015 से। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो होगा 16 जनवरी 2014 से। स्टार्टअप इंडिया की पहल की हुई थी जिसमें उद्यमियों को समर्थन देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी डैश के दरबार में रहते थे, सदा सकाना के, वासुदेव के, कनिष्क के और वशिक के। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कनिष्क। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी वो कनिष्क के दरबारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, 1885, 1876, 1847 और 1955। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1976। जो मौलिक कर्तव्य थे मैंने आपको चौथे प्रश्न में भी बताया था और लगभग शायद से 22वें या 23वें प्रश्न में पिछले वीडियो में भी बताया गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में और स्पेशली एसएससी के एग्जाम में तो ये प्रश्न डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। तो मैंने बताया था मौलिक कर्तव्य जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे लाए गए थे और इस संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 से सॉरी 1976 से जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में है भारतीय संविधान में, तो ये 51A के आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तियों का चयन कीजिए। इनमें से 3 नाम ऐसे हैं जिनको एक साथ ही प्रयोग किया जाता है। इसमें से एक नाम विषम है, उसका हमको चयन करना है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न को जो विषम है वो दादा भाई नौरोजी होगा। बाकी ये 3 नाम एक साथ ही प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, और आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताना है ये 3 नाम एक साथ क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 नामों को अक्सर कर एक साथ ही प्रयोग में लिया जाता है। इसका कारण क्या है कि इन तीनों नामों को एक साथ प्रयोग में लिया जाता है, ये आप लोगों को जरूर बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है, 7वीं, 11वीं, 9वीं, 5वीं। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 7वीं सूची। जो अनुसूची है वो संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में किसी लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, भागीदारियों की अधिकतम संख्या, किसी इकाई की परिसंपत्ति की पर अधिकतम निवेश की अनुमति, कर्मचारियों की अधिकतम संख्या और निर्देशकों की अधिकतम संख्या। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति, इसको लघु उद्योग में कंसीडर्ड किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीनों में मनाया जाता है, खरजी पूजा, बेनालू, लोसार और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा खर्ची पूजा को 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौंगलो आदिवासी नृत्य कि चांग जनजाति द्वारा किया जाता है, ये किस राज्य का लोक नृत्य है। चांगलो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड और गोवा। तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये नागालैंड का चांगलो नृत्य है जो चांग जनजाति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होते हैं। दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनों की अभिसरण करते हैं, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनों के अभिसरण करते हैं, दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनों के बीच विचलन करती हैं और दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों पर अभिसरण करती हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का अभिसरण करती हैं, उनको ही उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, कोल्ड कंप्यूटर नेटवर्क और डैश शामिल होता है, इंडक्शन कुकर, वायरलेस नेटवर्क, एयर कंडीशनर और नलकूप। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वायरलेस नेटवर्क।
वायरलेस दूरसंचार उद्योग में वायरलेस नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और दूरसंचार उद्योग में उपग्रह और कोल्स कंप्यूटर नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फास्ट फूड प्रायः वसा और डैश से भरपूर होता है, पोषक तत्वों से, कैल्शियम से, आयरन से, अपूरित अपूरित कैलोरी से। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अपूरित कैलोरी से। फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज होती हैं जिससे ये फैट्स को बढ़ा देती हैं। तो इसमें जो पूछा गया है वो फास्ट फूड में वसा और क्या भरपूर मात्रा में होता है, तो अपूरित कैलोरी होती हैं जो फास्ट फूड में भरपूर मात्रा में होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दक्षिणी एशिया में। अच्छा, ये है ग्लोब और भारत की जो स्थिति है वो ये है। भारत की स्थिति ये है, ये दक्षिण एशियाई भाग में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? मल्लिका साराभाई, शोभना नारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा यामिनी कृष्णमूर्ति को ही तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी का सम्मान प्राप्त है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो यामिनी कृष्णमूर्ति। ये बहुत बड़ा नाम है, यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अब प्रश्न है आप लोगों के लिए, जो हमने पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा था उसके आंसर सभी लोगों ने ऑलमोस्ट सही दिए थे। तो उसका जो राइट ऑप्शन था वो क्या था? सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम। तो सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो असम का लोक नृत्य है। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। इस प्रश्न से संबंधित आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन पता हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर लिखें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। ये एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज एसएससी जीडी स्टूडेंट और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार है या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी दें जिससे आप लोगों की जीएस पर कमांड अच्छी हो सके। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।